Hello, dear students. We have already discussed the periodic properties like atomic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and now we will discuss the remaining periodic properties. Okay, so मैं start कर रही हूँ with the topic electronegativity. Now, what do you mean by electronegativity? It is defined as the tendency to attract the shared pair of electrons towards itself. ठीक है, अब डेफिनेशन देके तो कुछ समझ में आया नहीं होगा, सो लेट्स डिस्कस. देखो बेटा, आपके पास देखो दो एटम्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रखी है. सपोज़ एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है. दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया. आपको पता ना कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, पढ़ रखा ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में. दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना ली. अब आपको क्या लगता है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं क्या ये एग्जैक्टली सेंटर में रहेंगे? डेफिनेटली नो. लेकिन यही अगर बॉन्ड दो हाइड्रोजन में बनती तो फिर तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ रहने थे? सेंटर में. रीज़न बीइंग क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन है, दोनों का नेचर क्या है? एग्जैक्टली सेम है, तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली सेंटर में लोकेटेड रहेंगे. लेकिन अगर हम बात करें HCl की, तो इस केस में दोनों में से कोई एक एलिमेंट, कोई एक एटम ऐसा होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगी. अब इनमें से जो क्लोरीन है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर्ड पेयर है दैट विल बी स्लाइटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन. तो इसका मतलब पेयर आपके पास कैसा आ जाएगा? जो पेयर सेंटर में होना चाहिए था वो स्लाइटली कहाँ चला गया? क्लोरीन के पास चला गया, यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन से दूर चला गया. अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो क्लोरीन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, मतलब वेरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज. और हाइड्रोजन क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. राइट. तो बेसिकली विद इन द मॉलिक्यूल अगर कोई एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है तो हम इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं. और यहाँ पे हम इजीली कह सकते हैं कि H और Cl में से Cl की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा है. दैट्स वाई इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और एक पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा. अब एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ रखी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं. ठीक है, क्यों डिफरेंट हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में था कि इलेक्ट्रॉन को एटम अपने इनसाइड एंटर करवाता था. ठीक है, गेन करता था इलेक्ट्रॉन को. लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो रहे हैं, सिर्फ अट्रैक्ट हो रहे हैं. एक एटम इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से देखो क्या हो गया, दोनों जो आपके एटम्स थे उन पे थोड़ा थोड़ा चार्जेस आ गए हैं. एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो हम लोग कह सकते हैं कि इन पे तो चार्जेस आ गए, ये तो पोल्स बन गए. ठीक है, तो हम इस चीज़ को बोलेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल विल बी पोलर. पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें जो आपके एटम्स हैं उन पे चार्जेस डेवलप हो जाएं. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, उनको हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. लेकिन हाइड्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कोई भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, अपनी तरफ सेंटर में ही रहेंगे, तो किसी पे कोई चार्ज नहीं आएगा. सो दिस विल बी योर नॉन पोलर मॉलिक्यूल. तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक और प्रॉपर्टी जो है मॉलिक्यूल की सामने आती है, दैट इज़ पोलैरिटी. यहाँ पे लिखा भी है मैंने, पोलैरिटी. पोलैरिटी जो है इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तो मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा, और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा. राइट. होप द प्रॉपर्टी इज़ क्लियर. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस वेरिएशन. वेरिएशन बेटा आपने इसकी अकॉर्डिंग टू साइज़ देखनी है. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अलोंग द पीरियड, ठीक है, इट इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड. आपको पता ही है जब हम लिथियम से, बेरिलियम से, बोरोन से, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की तरफ मूव करते हैं तो जो साइज़ है, साइज़ क्या करता है? कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ करता है. साइज़ जब छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर भी क्या होगी? ज़्यादा.
आपको पता है ना, एक लार्ज साइज़ वाला जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता अपनी तरफ जितना स्मॉल साइज़ वाला करेगा। रीज़न, क्योंकि उसका न्यूक्लियस थोड़ा नियर बाय होता है ना। तो इसका मतलब स्मॉल साइज़ ईजिली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। दैट्स वाई एज वी मूव अलॉन्ग द पीरियड साइज डिक्रीजेज बट द टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, राइट। लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आपको पता ही है, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तब क्या होगा, डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो साइज़ है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करता है। साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो कॉन्टीन्यूसली क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। और एक यहाँ पे एक चीज़ लिख रखी है, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आपके पास नोन हैं उनमें से फ्लोरीन जो है, ठीक है, क्योंकि उसका साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा है। क्लियर। और एक चीज़ और बताऊं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, तो हमारे पास एक पॉलिंग स्केल है जिसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेट करके, क्योंकि इसकी मैक्सिमम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेट करके बाकियों की इसके कंपैरिजन में कैलकुलेट करी जाती है। ठीक है, ओके, राइट। नाउ here are some factors that can affect the electronegativity. So here the first factor is atomic size. Atomic size आपको पता ही है, जितना साइज़ लार्जर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी, और जिसका साइज़ छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो एटॉमिक साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो आपको पीछे ही क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद में आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, अब जैसे मैं आपको कंपैरिजन के लिए कोई दो एटम्स कंसिडर कर लेते हैं। सपोज़ एक आपके पास है Fe2 पॉजिटिव और एक आपके पास है Fe3 पॉजिटिव, दोनों आयरन हैं। ठीक है, तो दोनों में से अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, तो आप देखोगे कि कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है, जिसका आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आएगी। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, द चार्ज कैरिड बाय द एटम। क्लियर। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। उसके बाद में थर्ड फैक्टर क्या है आपके पास, ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। अच्छा, ये चीज़ भी बड़ा अफेक्ट करती है। अब जैसे देखो, कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है, एक तरफ अगर मैं कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा देती हूँ, दूसरी तरफ मैंने कार्बन के साथ फ्लोरीन लगा दी, ठीक है, एक और बॉन्ड बना रखी है इन लोगों ने, तो आप बताओ कि दोनों में से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा। हैं तो दोनों कार्बन ही, तो कार्बन तो दोनों की टेंडेंसी सेम रहेगी, लेकिन जो साथ वाला ग्रुप है वो अफेक्ट करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन आपको पता है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा किसकी होगी, CF3 की। ठीक है, सो मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। और अब लास्ट आपके पास फैक्टर रह जाता है हाइब्रिडाइजेशन का। बेटा अब जो हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल मैं इतना बता देती हूँ, हाइब्रिडाइजेशन ऐसी होती है लाइक sp, sp2, sp3, वहाँ पे आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा क्या मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपने s करेक्टर चेक करना है, टोटल 2 ही हैं, एक s है और एक p है, दोनों का 50-50% आ जाएगा। यहाँ पे s करेक्टर कितना आएगा, क्योंकि 3 है, 2 p ऑर्बिटल हैं और एक s ऑर्बिटल है, तो s का करेक्टर कितना आ गया, 33%, और यहाँ पे कितना आ गया, 25%। मोर द s करेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज जो आपका s ऑर्बिटल है उसके न्यूक्लियस के नियर बाय मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सो दैट्स वाई मोर द s करेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। हाँ जी, सो द नेक्स्ट इज़ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट टर्म इज़ वैलेंसी। अब बेटा वैलेंसी क्या होती है, इसको सिंपल वर्डिंग में अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट कितना कंबाइन कर सकता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, कितनी बॉन्ड्स बना सकता है,
दैट विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सपोज़ हम लिथियम से स्टार्ट हो रहे हैं। लिथियम आपको पता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s1। उसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर सकता है ना, कर सकता है ना। सो दैट्स वाई इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 1। यानी कि लिथियम मोस्टली क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, आप कंबाइनिंग कैपेसिटी को ज़्यादा कैसे जो है चेक कर सकते हो, आपको मैं बता रही हूँ। देखिए, अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, राइट। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 1। आप ऐसे करके देख लो, इजी हो जाएगा। 2 2 2 3, ठीक है, 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। ठीक है, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। आपको पता है ये वैलेंस शेल होता है, जो लास्ट वाला आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। बेरिलियम का 2, बोरोन का 3 4 5 6 7 8, इंक्रीज़ करता जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में हमने चेक करनी है वैलेंसी, कौन कितनी बॉन्ड्स बनाएगा। तो बेटा जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से लेस हैं, यानी कि ये तीनों, इनकी वैलेंसी उतनी ही होगी जितनी इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यानी लिथियम की वैलेंसी 1 है, बेरिलियम की 2 है, बोरोन की 3 है, बिकॉज इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, तो इनकी वैलेंसी भी कितनी होगी, जितने इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और रही बात जो हायर वंस हैं, ठीक है, जो ये वाले हैं जिनके पास 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, विच आर ग्रेटर देन 4, इसकी वैलेंसी आप कैसे निकालोगे, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देना है। ठीक है, अब देखो जो आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 है ना, 5 हैं, 4 से ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3। सो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3। ऑक्सीजन की कैसे निकालेंगे, 8 में से 6 माइनस कर दो, 2 1 0। ठीक है, इनकी कितनी आ जाएगी, 1 2 3, और इसकी कितनी आ जाएगी, 4। तो ऐसे करके आप वैलेंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, या तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी, या फिर आप कह सकते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 8 में से माइनस करोगे फिर आएगी, राइट। अब वैलेंसी का आपने आइडिया देख ही लिया कि वेरिएशन कैसे जा रही है। जब हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं, लिथियम टू नियॉन मूव कर रहे हैं, तो आपने देखा ना, पहले वैलेंसी इंक्रीज़ करी 1 2 3 4, उसके बाद में डिक्रीज़ करना स्टार्ट हो गई, है ना। सो फर्स्टली इट इंक्रीजेज देन इट डिक्रीजेज, लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, इट विल रिमेन सेम। अब डाउन द ग्रुप बेटा सेम क्यों रहती है, क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो, सपोज लिथियम में आ रहे हो, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आपको पता है एक ग्रुप में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उन सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम। जैसे लिथियम की होगी 2 1, सोडियम की कितनी होती है, 2 8 1। ठीक है, अगर हम आज के टाइम पे बात करें, जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, हम कैसे लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन को, इसकी कितनी होती है, 2s1, सोडियम की 3s1, पोटेशियम की 4s1। ठीक है, तो आप देखो सबके एस में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सबकी वैलेंसी भी कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी एक ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, उनकी वैलेंसी क्या होती है, ऑलवेज सेम। क्लियर, ओके, राइट। देन हियर द नेक्स्ट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ मेटल क्या होती है। मेटल कोई भी ऐसा एटम है जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर दे, लूज़ कर दे, उसको हम मेटल कहेंगे। और नॉन मेटल जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ ना करे, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो होती है नॉन मेटल। अब आपको पता चली गया होगा कौन मेटल्स हैं और कौन नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा पीरियोडिक टेबल की, तो देखो पीरियोडिक टेबल में जो आपके पास ऐसा है ना, आपका कुछ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो लेफ़्ट साइड पे एलिमेंट्स हैं इनके साइजेस क्या होते हैं, लार्ज, और जब हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं साइजेस डिक्रीज़ होते जाते हैं, है ना, यही है ट्रेंड।
अब इसका मतलब जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स है इनका साइज़ लार्ज है, तो इसका मतलब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या होगा, ईजी। तो ये कैसे बिहेव करेंगे, एज अ मेटल। और यहाँ पे राइट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं दे आर स्मॉल इन साइज़, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को गेन बड़ा ईजीली कर लेंगे। तो इसका मतलब ये कैसे बिहेव करेंगे, एज अ नॉन मेटल। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे आपको मेटल्स मिलेंगी, राइट साइड पे नॉन मेटल्स मिलेंगी, और ये जो डी ब्लॉक होता है सेंटर में, यहाँ पे भी क्या होती हैं, मेटल्स ही होती हैं। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं एज वी मूव अलॉन्ग द पीरियड, एज वी मूव अलॉन्ग द पीरियड मेटेलिक का करेक्टर डिक्रीजेज, क्योंकि पहले मेटल्स आ रही हैं फिर धीरे धीरे नॉन मेटल्स आ रही हैं, सो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है लेकिन नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं फिर साइज़ कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज़ करेगी, सो डेफिनेटली मेटेलिक का करेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज़। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज, ठीक है, एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेज। तो आप साइज़ के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी चेक करके ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन ज़्यादा मेटेलिक है कौन लेस मेटेलिक है। वेरिएशन भी क्लियर हो गया अलॉन्ग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, ठीक है। ओके देन नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। अब बेटा ये आपने 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से कर रखा है, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, ये आपके पास एक एटम है, इसका साइज़ लार्ज है, ठीक है, और ये एक एटम है जिसका साइज़ स्मॉल है। अब हम बात करते हैं दोनों की टेंडेंसी की। ये अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर सकता है, ये एज अ मेटल बिहेव कर सकता है, हमने अभी पढ़ा है ना। जो अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ करेगा, ठीक है, वो खुद की क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन। अपनी इलेक्ट्रॉन लूज़ करना इज़ ऑक्सीडेशन ना। और आपको पता है ये छोटे साइज़ वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इसका मतलब इसकी क्या होगी, रिडक्शन। ये तो सबको क्लियर है, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन। The tendency to lose electron, oxidation, the tendency to gain electron is reduction. Okay, अब क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ आ जाती है कि जो एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन करवाता है वो किसी की डेफिनेटली क्या करवाएगा, रिडक्शन, है ना। और किसी की रिडक्शन करवाने वाले को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन खुद की करवा रहा है और किसी की क्या करवाएगा, रिडक्शन, सो इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। और जो खुद की रिडक्शन करवाते हैं वो एक्ट करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज वो दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाएंगे। क्लियर। तो इतना आपको अगर फंडा क्लियर हो गया तो आप ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ईजिली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो, अब अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात अगेन करते हैं, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के केस में आपके पास ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ अगेन, दिस इज़ योर पीरियोडिक टेबल। लेफ़्ट साइड वालों का साइज़ लार्ज होता है, राइट साइड वालों का जो साइज़ है वो स्मॉल होता है। जिसका साइज़ लार्ज है वो इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ करेगा, इटसेल्फ ऑक्सीडेशन होगी उसकी, और एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। और राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, रिडक्शन ईजिली हो सकती है, सो दैट मीन्स दीज विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब आप नेचर बता सकते हो, सो वी कैन से दैट द टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। फ्रंट में रिड्यूसिंग, जो ग्रुप 1 है दैट इज़ नोन एज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स। और जो हेलोजन्स हैं आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, जो हेलोजन्स हैं दीज विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो इसके बाद में हमने SP ब्लॉक चैप्टर्स करने हैं, उसमें आपको और भी ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया, एज वी मूव अलॉन्ग द पीरियड रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीजेज बट ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीजेज, बट एज वी मूव डाउन द ग्रुप, आपको पता ही है जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है, साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो रिड्यूसिंग नेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है।
तो डाउन द ग्रुप जो आपका रिड्यूसिंग करेक्टर है वो इंक्रीज करता है, बट ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर जो है वो डिक्रीज करेगा. होप द टर्म इज क्लियर टू यू ऑल. So this is the last property we are going to discuss, which is chemical reactivity. Chemical reactivity means कौन chemical reaction easily करेगा. ठीक है, अब आपको पता है जब भी दो एटम्स आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं बेसिकली उनमें इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफ़र होता है ना. इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंजेस से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही रिएक्शंस होती हैं. आपको पता है केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूक्लियस तो एज इट इज़ रहता है, वो तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, वो तो सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा, राइट. तो अब देखो अगेन पीरियोडिक टेबल पे आ जाते हैं. ठीक है, जो लेफ़्ट साइड पे एलिमेंट्स हैं साइज़ लार्ज है, ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये दीज आर हाईली रिएक्टिव. और आपने पढ़ भी रखा है सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल, इट इज़ केप्ट इन कैरोसिन ऑयल, है ना. ये फायर कैच कर लेती है एयर में भी, वाटर के कांटेक्ट में आने में भी. ठीक है, तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है इनकी साइजेस लार्ज हैं. साइज़ लार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर सकते हैं. सो दीज दैट मीन्स दीज आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर. और दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे छोटा साइज़ वाला ग्रुप कौन सा है आपके? हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, ग्रुप 17. तो इनके साइज़ स्मॉल है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो रिएक्ट तो ये भी बड़ा इजीली कर जाएंगे क्योंकि इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है ना. तो दैट मीन्स कि ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं. तो इसका मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में से जो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे वो हाईली रिएक्टिव होंगे, और जो एक्सट्रीमली राइट साइड पे एलिमेंट्स होंगे वो भी हाईली रिएक्टिव होंगे, और जो इंटरमीडिएट बीच में आ जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है? इंटरमीडिएट, सो. ठीक है, ना ज़्यादा रिएक्टिव और ना ही ज़्यादा मतलब आप कह दो कि लेस रिएक्टिव. ठीक है, सो उनकी जो है एक इंटरमीडिएट, एक मीडियम रेंज की रिएक्टिविटी आ जाएगी, लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट दीज विल बी हाईली रिएक्टिव इन नेचर. ओके, होप जितनी भी टर्म्स हमने आज करी हैं ये आपको सबको क्लियर हो गई होंगी. और नेक्स्ट हम करेंगे कुछ एडिशनल 1-2 टॉपिक एंड देन इट विल बी फिनिश्ड. थैंक यू, बाय बाय.